10th क्लास, ये आपका केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 है। इस लेक्चर की एक इम्पॉर्टेंट बात आपको शुरू में अनाउंस कर दूं, लेक्चर नंबर 7 और लेक्चर नंबर 8 दोनों आपको इसी एक वीडियो में मिलेंगे। मतलब ये कनेक्टेड टॉपिक्स हैं। अगर इसके पार्ट्स भी हैं वीडियो के तो आपने इसी की कॉन्टिन्यूएशन है, ये दो कॉन्टिन्यू टॉपिक्स हैं। तो 7 और 8 के नेम से आपको जो वीडियो मिलेगी उसमें आपने ये काम करना है। हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। चैप्टर नंबर 1 आपका कंप्लीट हो चुका है, जिसका नंबर था यहाँ पे 9। और अब हम स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 11 ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में आप 9th क्लास के चैप्टर नंबर 1 में पढ़ के आए हैं। ये केमिस्ट्री की एक ब्रांच है जिसमें हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में स्टडी करते हैं। फिर आपने उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में भी पढ़ा कि कार्बन, हाइड्रोजन और उनके डेरिवेटिव्स या हाइड्रोकार्बन्स को हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टडी करते हैं। तो इस सारी की सारी चीज को डिटेल में हमने स्टडी करना है। अपना चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको बुक में भी एक हिस्ट्री दी गई है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, कि किस तरह से ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये न्यू ब्रांच है, ये डेवलप हुई, इसमें क्या क्या वर्किंग हुई, कौन कौन से साइंटिस्ट ने काम किया। तो सबसे पहला जो टाइम ड्यूरेशन था वो बिफोर 1828 का था। और इससे पहले साइंटिस्ट के क्या थॉट थे, कि साइंटिस्ट ने यहाँ पर बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। लेवोइजियर नाम आप देख रहे हैं बुक में, पेज नंबर 52 पर जो फर्स्ट पैराग्राफ है वो बिफोर 1828 की हिस्ट्री को डिस्कस कर रहा है। उसके बाद 19th सेंचुरी में होने वाले ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में होने वाले कामों को और डिस्कवरीज को डिस्कस किया गया है। और जैकब बर्ज़िलियस ने यहाँ पर एक बहुत इंपॉर्टेंट थियोरी पेश की थी, उसको भी हम नेक्स्ट डिटेल में डिस्कस करेंगे। उसके बाद आ जाता है 1828 के बाद और 1845। ये दो टाइम ड्यूरेशन ऐसे हैं, यहाँ पर दो इंपॉर्टेंट साइंटिस्ट ने आइडियाज प्रेजेंट किए थे, उनको भी हमने नेक्स्ट स्टडी करना है। तो सबसे पहले हम स्टडी करते हैं बिफोर 1828 के 1828 से पहले तक साइंटिस्ट के क्या ख्यालात थे अबाउट ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। 1828 से पहले तक साइंटिस्ट ये समझते थे कि प्लांट्स और एनिमल्स, ये जो दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड केमिकल कंपाउंड्स डिराइव किए जा रहे हैं, हासिल किए जा रहे हैं, वो सब के सब ऑर्गेनिक है। ये बात अब भी किसी हद तक ठीक है, लेकिन उस वक्त तक थोड़ी सी मिसकंसेप्शन थी। ये सोचा जाता था कि सिर्फ प्लांट्स और एनिमल्स से जो कंपाउंड्स लिए जा रहे हैं वो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं। और उस टाइम पे साइंटिस्ट सोचते थे कि ऑर्गेनिक का जो वर्डली मीनिंग भी वो लेते थे वो लाइफ था, कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स ऐसे कंपाउंड हैं जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिज्म से लिए जा सकते हैं या वो लिविंग कंपाउंड्स होते हैं। और प्लांट्स और एनिमल्स से ज्यादा हम कौन से कंपाउंड्स ले सकते हैं, उनमें प्रेजेंट है कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन। और अगर एनिमल्स की बात की जाए तो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर, फास्फोरस, वो बायो एलिमेंट्स जो आपने एनिमल की बॉडीज का पार्ट पढ़ा। उस टाइम पर लिवोइजियर एक साइंटिस्ट था और लिवोइजियर ने क्या कहा कि प्लांट्स और एनिमल्स ये दो लिविंग ऑर्गेनिजम्स हैं, इनसे हमें जितने भी केमिकल कंपाउंड्स मिल रहे हैं वो ऑर्गेनिक है। और उसने ही स्पेसिफाई किया कि प्लांट्स जो है वो ये 3 तरह के एलिमेंट से मिलकर बन रहे हैं, और एनिमल्स की जो बॉडीज हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, सल्फर एंड फास्फोरस से मिलकर बनी हुई है। 1828 से पहले तक का सारा काम यही था। और लिवोइजियर ने इसने बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, क्योंकि लिवोइजियर ने ये बताया कि प्लांट्स और एनिमल्स स्पेसिफिकली ऑर्गेनिक कंपाउंड्स सिक्रीट कर रहे हैं, प्रोड्यूस कर रहे हैं। उसके बाद आपके पास है हमने स्टडी किया कि 19th सेंचुरी में एक बहुत इंपॉर्टेंट काम हुआ था। 19th सेंचुरी में वाइटल फोर्स थ्योरी प्रेजेंट की गई थी। जैकब बर्ज़िलियस एक साइंटिस्ट था। जैकब बर्ज़िलियस ने वाइटल फोर्स थ्योरी प्रेजेंट की। वाइटल फोर्स थ्योरी क्या है? वाइटल फोर्स थ्योरी के अकॉर्डिंग वाइटल का मतलब होता है इंपॉर्टेंट, ठीक है। तो उस टाइम पर साइंटिस्ट ये समझते थे कि सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के पास एक ऐसी वाइटल फोर्स है जो स्पेसिफिक तरह के ऑर्गेनिक कंपाउंड सिक्रीट कर रही है, और हम खुद से आर्टिफिशियली लैब्स में ऑर्गेनिक कंपाउंड को प्रिपेयर नहीं कर सकते, क्योंकि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को प्रिपेयर करने के लिए एक सुपरस्टिशियल फोर्स चाहिए जो कि वाइटल फोर्स है, जिसके बारे में साइंटिस्ट भी नहीं जानते थे उस टाइम पर। तो उन्होंने एक नाम दे दिया कि ये एक वाइटल फोर्स है जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स में प्रेजेंट होती है, और वो लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में ये फोर्स है, इसलिए सिर्फ वही ये ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर रहे हैं। ये फोर्स क्योंकि हम लैब में यूटिलाइज नहीं कर सकते, प्रिपेयर नहीं कर सकते, इसीलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स भी लैब में प्रिपेयर नहीं किए जा सकते। तो ये थी आपके पास वाइटल फोर्स थ्योरी, और जैकब बर्ज़िलियस ने ये थ्योरी प्रेजेंट की 19th सेंचुरी। आपको शॉर्ट क्वेश्चन पूछा जाता है कि व्हाट इज वाइटल फोर्स थ्योरी या डिस्क्राइब वाइटल फोर्स थ्योरी, हु प्रेजेंटेड वाइटल फोर्स थ्योरी। तो वाइटल फोर्स थ्योरी का आपने सेकंड पैराग्राफ बुक में लिखा हुआ है, उस पर हेडिंग मार्क करें वाइटल फोर्स थ्योरी। और इस थ्योरी में यही बात बताई गई थी कि एक मिस्टीरियस सी फोर्स है, सुपरस्टिशियस फोर्स है
जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स प्लांट्स और एनिमल्स की बॉडीज में प्रेजेंट होती है, जिसकी वजह से वो ऑर्गेनिक कंपाउंड प्रोड्यूस कर सकते हैं, और लेबोरेटरी में इनको प्रिपेयर करना पॉसिबल नहीं है। लेकिन उसके बाद फिर 1828 में वूलर एक साइंटिस्ट था, उसने वाइटल फोर्स थियोरी को रिजेक्ट किया। अब वाइटल फोर्स थियोरी को उसने रिजेक्ट कैसे किया? वुलर ने लैब में यूरिया प्रिपेयर किया। वैसे ये यूरिया एक्सीडेंटली प्रिपेयर हुआ था, लेकिन क्योंकि यूरिया एक ऑर्गेनिक कंपाउंड और एनिमल्स की बॉडी से सिक्रीट हो रहा है और इसको लैब में प्रिपेयर कर लिया गया, तो उसके बाद से वुलर ने ये कहा कि अगर हम एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को लैब में प्रिपेयर कर सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी ऑर्गेनिक कंपाउंड भी प्रिपेयर किए जा सकते हैं, और कोई ऐसी मिस्टीरियस या सुपरस्टिशियल फोर्स एग्जिस्ट नहीं करती जो सिर्फ लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी में है, और वहां ही ये काम हो सकता है। तो उस टाइम पर 1828 में वूलर जो था वो अमोनियम साइनेट प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था अमोनियम क्लोराइड से। ठीक है, अमोनियम क्लोराइड बुक में भी आपको एग्जांपल दी गई है, अमोनियम साइनेट प्रिपेयर करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन इसकी हीटिंग से उसको यूरिया की फॉर्मेशन पॉसिबल हुई। यूरिया का फॉर्मूला है H2NCONH2। यूरिया का फॉर्मूला भी आपने याद रखना है, और ये भी याद रखना है कि सबसे पहला ऑर्गेनिक कंपाउंड जो लैब में प्रिपेयर किया गया वो क्या था, वो किसने प्रिपेयर किया। बहुत सारी ऑब्जेक्टिव इसमें से पूछी जा सकती है, तो आपने याद रखना है 1828 में वोलर साइंटिस्ट था जो कि अमोनियम साइनेट बनाना चाह रहा था, और एक्सीडेंटली लैब में यूरिया बन गया, और यूरिया का फॉर्मूला आपने याद रखना है। इक्वेशन भी बुक में गिवन है, वो भी याद रखनी है। उसके बाद सेकंड प्रूफ इसका किसने दिया था? 1845 में कोल साइंटिस्ट था जिसने लैब में एसिटिक एसिड प्रिपेयर किया। एसिटिक एसिड जिसे कॉमनली हम विनेगर या सिरका कहते हैं, लैब में उसने वो प्रिपेयर कर लिया। ये वो दूसरा ऑर्गेनिक कंपाउंड था। अब इसके बाद एक चेन ऑफ रिएक्शन स्टार्ट हो गई। साइंटिस्ट ने थिंकिंग स्टार्ट कर दी कि अगर कुछ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर्टिफिशियली लैब में प्रिपेयर किए जा सकते हैं, तो इसका मतलब है कि बाकी कंपाउंड्स को भी प्रिपेयर किया जा सकता है, और वो वाइटल फोर्स थ्योरी इस तरह से रिजेक्ट हो गई। सबसे पहले वोलर ने रिजेक्ट की, और उसके बाद सेकंड प्रूफ सेकंड एविडेंस था वो कोल्ब ने दिया, उसने एसिटिक एसिड को प्रिपेयर किया लैब में। इसके बाद स्टार्ट करते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड और ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में। तो हम अपना प्रीवियस नॉलेज रिकॉल करें तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमने पढ़ा था इट इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री इन विच वी स्टडी अबाउट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। और ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्या होते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड्स बेसिकली हाइड्रोकार्बन्स हैं। हाइड्रोकार्बन्स का मतलब है ऐसे केमिकल कंपाउंड जो कार्बन और हाइड्रोजन से मिलकर बनते हैं। साथ ही साथ आपने डेरिवेटिव्स का वर्ड यूज किया था, उसका मतलब ये है कि हाइड्रोकार्बन्स जो मेन बेसिक स्केलेटन है वो कार्बन और हाइड्रोजन का ही है, लेकिन अगर उसमें कहीं और कोई केमिकल कंपाउंड ऐड हो जाए तो इस सारी पूरी की पूरी चेन को जो बेसिकली हाइड्रोकार्बन की है, इसकी स्टडी को हम कहते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, और हाइड्रोकार्बन्स को हम क्या कहते हैं? ऑर्गेनिक कंपाउंड। इसका मतलब है जो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं वो कार्बन, हाइड्रोजन या उनके डेरिवेटिव्स पर कंसिस्ट करते हैं। तो आपके पास नीचे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की डेफिनेशन जो सेकंड लास्ट पैराग्राफ है उसमें ऑर्गेनिक कंपाउंड की डेफिनेशन है, हाइड्रोकार्बन की डेफिनेशन है, और लास्ट पर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डेफिनेशन है। ऑर्गेनिक कंपाउंड की अगर आपको डेफिनेशन आएगी तो उसके साथ एग्जांपल आप लिखेंगे, जो कि आपकी स्क्रीन पर भी आपको नजर आ रही है। ये मीथेन का फॉर्मूला है। मीथेन में आप देख सकते हैं एक कार्बन और 4 हाइड्रोजन है। क्योंकि ये भी सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन पर कंसिस्ट कर रहा है, तो ये एक हाइड्रोकार्बन है। इस हाइड्रोकार्बन की एग्जांपल आप ऑर्गेनिक कंपाउंड में कोट करनी। इसके बाद नेक्स्ट हम स्टार्ट करने से पहले जो आपको बुक पे नजर आ रहा है वहां पर है टाइप्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। उससे पहले एक कॉन्सेप्ट लेना बहुत जरूरी है, इसीलिए मैंने थोड़ा सा इस चीज को शफल किया है। ये जो टेबल आप देख रहे हैं ये पेज नंबर 55 पर है बुक में। इसको स्टडी करना इसलिए जरूरी है, आपने बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम स्टडी करने हैं। उसमें एक साइंस है, उसको सीखना पड़ेगा कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के नेम्स कैसे बना सकते हैं। ये आपकी स्क्रीन पर जो टेबल नजर आ रहा है इसको आपने लिखना है, बुक पे पेस्ट करना है और उसको याद भी करना है। आपको कुछ रूट नेम्स नजर आ रहे हैं, ये रूट नेम्स स्पेसिफाई करते हैं नंबर ऑफ कार्बन एटम्स को। ऐसे फर्स्ट है मेथ, तो मेथ का मतलब होता है ऐसा कंपाउंड जिसमें एक कार्बन एटम है। सेकेंड वन इज एथ, एथ का मतलब है ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड जिसमें 2 कार्बन एटम है। Prop means the chemical compound having 3 carbon atoms. Bute means chemical compound with 4 carbon atoms. Pent का मतलब होता है 5. Hex means 6. Hept means 7. Oct means 8. Non means 10 and dec means 10.
इस तरह से 1 to 10 तक काउंटिंग आपने याद रखनी है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में 1 to 10 तक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को हम कैसे काउंट कर सकते हैं। ये रूट नेम्स हैं, इनके आगे आप कुछ सफिक्सेस यूज करेंगे तो आपके पास न्यू नेम्स बनते जाएंगे। जैसे अगर पिछली एग्जांपल में मूव करें, यहाँ पर जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, इस स्ट्रक्चर को हम कह रहे हैं मीथेन। मीथेन क्यों कह रहे हैं? क्योंकि मेथ से डिराइव हो रहा है। अगर आप इसमें देखो तो इसमें कितने कार्बन एटम्स हैं? एक। और हमने यहाँ देखा कि एक सिंगल कार्बन एटम वाले कंपाउंड को हम मेथ बोलते हैं। इस मेथ के आगे आप ANE लगा देंगे तो इसका मतलब है ये मीथेन बन गया। इसी तरह से इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, आप बहुत से ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखते हैं। अब आपके लिए ये गेस करना आसान हो जाएगा इस काउंटिंग को लर्न करने के बाद कि अगर हेक्सेन लिखा हुआ तो इसका मतलब क्या है। हेक्सेन से आप गेस कर सकते हो एक ऐसा ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिसमें 6 कार्बन एटम है। उसके अलावा क्या चीजें हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे, लेकिन पहले ये चीज याद रखनी कि 6 कार्बन एटम। इसके बाद आप नेक्स्ट टेबल देख रहे हैं जिसमें आपको ये नेम्स लिखे हुए हैं सफिक्सेस के साथ। अगर ANE आ जाएगा तो ये अल्केन फैमिली बना रहे हैं। अल्केन्स क्या है आप इस चीज में बॉदर नहीं करें, आप सिर्फ पहले ये वाला टेबल याद करें और उसके बाद जो बुक में टेबल लिखा हुआ है मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये 10 के 10 नेम्स आपने याद करने हैं। ठीक है, यहां तक लर्निंग करने के बाद पेज नंबर 55 पर जो टेबल है उस पर आपने सिर्फ नेम्स याद करने हैं और पीछे वाला यहाँ पर टेबल, इसके बाद पहले आपने हिस्ट्री याद करनी है। ये सारी की सारी आपकी आज की एक दिन की डायरी है। उसके बाद जो लेक्चर का पार्ट कंटिन्यू हो रहा है वो आपका नेक्स्ट लेक्चर है, लेकिन क्योंकि ये इसी टॉपिक की कंटिन्यूएशन है तो हम इसके साथ ही इसको स्टडी कर रहे हैं, लेकिन डायरी ये बाकी है। अब आप देखेंगे टाइप्स ऑफ फॉर्मूला ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, कि हम ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को कितनी तरह के फॉर्मूलाज में लिख सकते हैं, उन्हें कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो यहाँ पर 4 बेसिक टाइप्स हैं टू रिप्रेजेंट the chemical formulas of organic compound. The first method is molecular formula, second one is structural formula, third one is condensed formula, fourth and last one is dot and cross formula. डॉट एंड क्रॉस फार्मूला को आप इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म भी कह सकते हो या इलेक्ट्रॉनिक फार्मूला भी कह सकते हो। ये चारों के चारों नेम्स आपने याद करने हैं कि मोलेकुलर फार्मूला क्या है, स्ट्रक्चरल क्या है, कंडेंस्ड एंड डॉट क्रॉस फार्मूला क्या है। अब ये सारे के सारे फॉर्मूलाज हैं क्या, इनको कैसे लिखते हैं, इसकी डिटेल हम नेक्स्ट स्टार्ट करने लगे हैं। नीचे आपको स्क्रीन पर कुछ फॉर्मूलाज नजर आ रहे हैं लिखे हुए। अगर आप देखें तो यहाँ पर ये मीथेन का फॉर्मूला CH4 आपको नजर आ रहा है। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला का मतलब होता है एक केमिकल कंपाउंड को उसके सारे के सारे बॉन्ड्स की फॉर्म में रिप्रेजेंट करना। अब बॉन्ड्स की फॉर्म में हम रिप्रेजेंट कैसे कर सकते हैं? आप देखो कि मीथेन, मीथेन का मतलब क्या है? एक कार्बन। अब कार्बन की वैलेंसी होती है 4। कार्बन की वैलेंसी अगर 4 है तो उसकी 4 वैलेंसी को सेटिस्फाई कैसे करोगे? उसके इसका मतलब है एक कार्बन एटम 4 बॉन्ड बना सकते हैं। आप उसकी चारों साइड पर हाइड्रोजन से उसकी वैलेंसी को सेटिस्फाई कर सकते हैं, क्योंकि कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने हैं लेकिन हाइड्रोजन एक एक बॉन्ड बनाते हैं। तो अब इसको देखो कि एक कार्बन की साइड पर जब आप 4 बॉन्ड लगाकर रिप्रेजेंट करो और उसकी चारों साइडों पर हाइड्रोजन को अटैच करो, ये है आपके पास स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। नीचे है आपके पास, आपने कलेक्ट करके उसको लिख दिया CH4 कि एक कार्बन 4 हाइड्रोजन को इकट्ठा लिख दिया, कोई बॉन्ड यहाँ पे आप शो नहीं कर रहे थे। इसको कहते हैं मोलेकुलर फॉर्मूला। मोलेकुलर फॉर्मूला के बारे में आप पहले भी पढ़ चुके हो कि किसी भी केमिकल कंपाउंड का अगर हम होल नंबर रेशियो बताएं उसमें कितने कितने कौन कौन से एटम्स यूज हो रहे हैं, नंबर्स के साथ लिखते हैं, तो वो मोलेकुलर फॉर्मूला है। नेक्स्ट आप देखो आपके पास एक और कंपाउंड यहीं पर शो किया गया है, वो क्या है? ये देख रहे हैं आप, ये 2 कार्बन वाला कंपाउंड है। तो 2 कार्बन के लिए हमने एथ का वर्ड यूज किया था और इसे हम कहेंगे इथेन, क्योंकि ये सिंगल सिंगल बॉन्ड पर कंसिस्ट कर रहा है। सबसे पहले आपने 2 कार्बन्स को आपस में ज्वाइन करना है सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद उनकी जितनी भी साइड्स बच रही हैं, देखो कार्बन कार्बन एक एक बॉन्ड तो आपस में बना लिया ना, पीछे कितने बॉन्ड की कैपेसिटी बची? 3। तो 3 लाइंस आप ड्रॉ करें और उसके साथ हाइड्रोजन अटैच कर दें, तो ये आपके पास बन जाएगा इथेन। ये था इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला। स्ट्रक्चरल फॉर्मूला क्यों था? क्योंकि इसका स्ट्रक्चर बता रहा है कि कार्बन के किस साइड पर दूसरा कार्बन अटैच है, किस साइड पर हाइड्रोजन अटैच है। उसके बाद आ जाता है मोलेकुलर फॉर्मूला। तो आपने काउंट करके लिख देना है टोटल कितने कार्बन है। 2 कार्बन है तो C2 लिख दो और काउंट करो कि टोटल कितने हाइड्रोजन है। 6 हाइड्रोजन है तो H के साथ 6 लिख दो। तो ये आपके पास मोलेकुलर और स्ट्रक्चरल फॉर्मूलाज थे। सबसे पहले आप सिंगल कार्बन वाले कंपाउंड का स्ट्रक्चरल फॉर्मूला देखें। एक कार्बन, उसके साथ 4 बॉन्ड्स आपने लगा दिए, चारों बॉन्ड्स की वैलेंसी को सेटिस्फाई किया हाइड्रोजन से, ये होगा स्ट्रक्चरल फॉर्मूला।
इसको मोलेकुलर फॉर्म में अगर लिखना है तो आपने इंडिविजुअल एटम और उसका नंबर लिखना है। इसमें एक कार्बन है ना, इसलिए हमने C लिख दिया, और 4 हाइड्रोजन है तो H4 लिख दिया। नेक्स्ट मूव कर रहे हैं हम इथेन पर, 2 कार्बन को कनेक्ट किया, उसके साथ हाइड्रोजन लगा दिए,